साथियों नमस्कार। गिरीश चंद पांडे पुनः आपके समक्ष एक नया ज्वलंत मुद्दा लेकर आया हूं। और आज का मेरा मुद्दा जो है स्कूली शिक्षा के बारे में एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट यानी असर ASAR 2024 के निष्कर्षों और यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन UDISE प्लस की ताज़ा रिपोर्ट से संबंधित है। इन दोनों रिपोर्टों का यहाँ पर विश्लेषण किया जा रहा है। साथियों, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि शिक्षा समाज को योग्य और समर्थ बनाने की दिशा में कितनी महत्वपूर्ण होती है। शिक्षा के परिसर एक परिपक्व और सृजनशील मनुष्य बनाने की प्रयोगशाला होते हैं, जहां विद्यार्थी जीवन मूल्यों की दीक्षा पाते हैं। उनके व्यक्तित्व की बनावट भी बहुत हद तक वहीं होती है। इसलिए वक्त के अनुरूप छात्रों को शिक्षित होना परम आवश्यक है। स्वतंत्र भारत में अपनाई गई शिक्षा की नीतियां, योजनाएं, प्रावधान और उनका कार्यान्वयन प्रायः पुरानी लीग यानी पश्चिमी मॉडल पर होता रहा। उसमें थोड़ा बहुत हेर फेर कर काम चलाते रहे। परिणाम यह हुआ कि भारतीय शिक्षा के समग्र, समावेशी और स्वायत्त स्वरूप विकसित करने की बातें जो हैं धरी की धरी रह गई और शिक्षा एक प्रकार से वर्ग भेद में बदल गई। आज सरकारी, अर्ध सरकारी और स्ववित्त पोषित संस्थाएं चल रही हैं। उनमें फीस, प्रवेश, पढ़ाई और परीक्षा के तौर तरीके भी बदल रहे हैं। और कई वर्षों से जो है शिक्षा पर देश के बजट में 6% खर्च करने की बातें होती रही, परंतु वास्तविक व्यय अभी 3% के आसपास ही बड़ी कठिनाई से हो पा रहा है। साथियों, मौजूदा आर्थिक माहौल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की जरूरत को कम करके नहीं आंका जा सकता, क्योंकि भारत की दीर्घकालिक समृद्धि और बेहतरी इसी पर निर्भर है। निर्विवाद रूप से आम लोगों की धारणा सरकारी स्कूलों के प्रति अच्छी नहीं रहती, लेकिन यह भी तथ्य है कि कोरोना संकट के दौरान जब तमाम लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हुई और नौकरियां चली गई, तो सरकारी स्कूलों ने ही उनके बच्चों को सहारा दिया। आंकड़े बताते हैं कि कोरोना संकट के दौरान व बाद में सरकारी स्कूलों में बच्चों के दाखिलों में खासी तेजी देखी गई थी। लेकिन इसके बावजूद यह सवाल नीति नियंताओं के लिए विचारणीय है कि बेहतर संरचनात्मक सुविधाओं और ऊंचे वेतनमान वाले शिक्षकों के बावजूद सरकारी स्कूल जनमानस की आकांक्षाओं की कसौटी पर खरे क्यों नहीं उतरते। समाज के संपन्न तबके व अधिकारियों के बच्चे सरकारी स्कूलों में जाने से गुरेज क्यों करते हैं, यह भी विचारणीय है। बहरहाल एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट यानी असर 2024 के जो निष्कर्ष अभी हाल में जारी किए गए हैं, वे जरूर कुछ नई उम्मीदें जगाते हैं। गैर सरकारी संगठन प्रथम द्वारा जारी की जाने वाली वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट असर आमतौर पर एक गंभीर रिपोर्ट मानी जाती है, जो भारत के स्कूलों में सीखने के अंतर का जायजा लेती है। इसके मुताबिक भले ही स्कूलों में सीखने में व्यापक अंतर मौजूद है, लेकिन इस सर्वेक्षण के अनुसार कई सकारात्मक निष्कर्षों तक पहुंचा जा सकता है और देश को अब इस पर तवज्जो देने की आवश्यकता है। रिपोर्ट में NEP की भूमिका और इसमें बुनियादी साक्षरता के साथ साथ गणना से जुड़े पहलुओं पर जोर देने के कारण बेहतर परिणाम दिखने की बात का जिक्र किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को लेकर किए गए अध्ययन वाली असर की रिपोर्ट बताती है कि देश में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के पढ़ने की क्षमता और गणितीय कौशल में कोरोना संकट के बाद सुधार देखा गया है। सरकारी स्कूलों में तीसरी कक्षा के बच्चों को पढ़ने की बुनियादी जो क्षमता है उसमें पहले से सुधार हुआ है, जो पिछले 2 दशकों में सर्वोत्तम स्तर पर है। साथियों, अच्छी बात यह है कि सरकारी व निजी दोनों स्तर पर स्कूलों में विद्यार्थियों के बुनियादी गणितीय कौशल में सुधार देखा गया है, जो पिछले 1 दशक में बेहतर दिखाई देता है। अब कक्षा 3 के छात्र घटाव के प्रश्न को हल करने में सक्षम हैं।
तो वहीं कक्षा 5 के बच्चे भाग के प्रश्न हल कर सकते हैं। अच्छी बात यह भी है कि देश भर में के स्कूलों में सीखने के स्तर में भी सुधार आया है और यह स्तर 2010 तक स्थिर था, फिर इसमें गिरावट का ट्रेंड देखा गया था। असर की रिपोर्ट बताती है कि जहां नामांकन प्रतिशत में वृद्धि हुई है, वहीं डिजिटल साक्षरता की दर में भी वृद्धि देखी गई है। सुखद है कि कोरोना के बाद स्कूलों में पढ़ाई को लेकर गंभीरता देखी गई है। जागरूकता जो है अभिभावकों के स्तर पर भी देखी गई। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। साथियों, पहला ताजा सर्वेक्षण के मुताबिक महामारी के दौरान सीखने के स्तर में जो कमी देखी गई थी, अब वह दुरुस्त हो गई है। दूसरा, प्राइमरी स्तर पर महत्वपूर्ण सुधार देखा गया है और तीसरा, अब 14 से 16 वर्ष के बच्चों में डिजिटल जागरूकता का स्तर अपेक्षाकृत अधिक है। असर 2024 एक राष्ट्रव्यापी ग्रामीण परिवारों पर आधारित एक सर्वेक्षण है, जिसके तहत देश के 605 जिले के 3,50,000 घरों और करीब 6,50,000 बच्चों से संपर्क किया गया था। इस सर्वेक्षण में करीब 18,000 गांव और 15,000 से अधिक स्कूल शामिल थे। रिपोर्ट में शिक्षा के अधिकार RTE के तहत अनिवार्य रूप से 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के तय नामांकन लक्ष्य में भी गौर किया गया था। इसके अलावा असर ने पहली बार अपने सर्वेक्षण में 14 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों के डिजिटल साक्षरता बिंदु को भी ध्यान में रखा गया था। साथियों, स्मार्टफोन की बड़े स्तर पर उपलब्धता से शिक्षा में तकनीक के इस्तेमाल के अवसर भी मिलते हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और प्री प्राइमरी स्तर पर भी नामांकन में अहम बदलाव देखा गया है। असर रिपोर्ट में उदाहरण के तौर पर 3 साल के बच्चों में नामांकन का स्तर 2018 में 68.1% था, जो 2024 में बढ़कर 77.4% हो गया। और आंगनबाड़ी केंद्र इस उम्र वर्ग के बच्चों के लिए सबसे ज्यादा काम करते हैं। यह एक स्वागत योग्य रुझान है। नामांकन बढ़ने से बच्चे न केवल औपचारिक स्कूली शिक्षा के लिए तैयार होंगे, बल्कि इससे टीकाकरण और इससे जुड़े सभी पहलुओं की दिशा में काम करते हुए समग्र विकास में योगदान भी दिया जा सकेगा। हालांकि बीते वर्ष के मुकाबले 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के दाखिलों में कमी देखी गई है, जिसकी वजह है कि कोरोना का संकट के चलते रोजगार प्रभावित होने से जो बच्चे सरकारी स्कूलों की तरफ आए थे, वे फिर आय बढ़ने पर निजी स्कूलों की ओर रुख करने लगे हैं। दरअसल सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर भरोसा कायम करने की जरूरत है। वैसे सरकारी स्कूलों में भी स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वालों बच्चों की संख्या जो है बढ़ रही है। हालांकि बुनियादी ढांचे के मोर्चे पर अगर हम देखें, पंजाब राष्ट्रीय औसत से बेहतर स्थिति में रहा है, लेकिन स्कूली बच्चे जो हैं पंजाबी पढ़ने को लेकर निराशाजनक प्रदर्शन कर रहे हैं। व्यापक तौर पर नए सर्वेक्षण में कई सकारात्मक बातें हैं, लेकिन इसके बावजूद नीति निर्माताओं और बाकी हितधारकों को अधिक उत्साहित नहीं होना चाहिए। और इस रिपोर्ट के डेटा कुछ मौजूदा अंतर के स्तर को भी दर्शाते हैं। उदाहरण के तौर पर सुधार के बावजूद जो बातें ऊपर कही गई हैं, उसके बावजूद जो है पाँच के कक्षा 5 के 50% से अधिक बच्चे कक्षा 2 के स्तर के पाठ को नहीं पढ़ सकते थे। मौजूदा आर्थिक माहौल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की जरूरत को कम करके नहीं आंका जा सकता, क्योंकि भारत की दीर्घकालिक समृद्धि और बेहतरी इसी पर निर्भर है। यहाँ पर हम स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की ओर से संचालित डेटा एग्रीगेशन प्लेटफॉर्म यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन
UDISE की ताज़ा रिपोर्ट पर भी गौर करें। इस रिपोर्ट में स्कूली शिक्षा में बुनियादी सुविधाओं में सुधार तो देखा गया, लेकिन डिजिटल सुविधाओं में असमानता बनी हुई है। करीब 90% स्कूलों में बिजली और जेंडर स्पेसिफिक टॉयलेट जैसी सुविधाएं हैं। स्कूलों की संख्या बढ़ी है, लेकिन एनरोलमेंट में यानी नामांकन में गिरावट देखी गई है। सेकेंडरी स्टेज में अगर हम देखें, ड्रॉप आउट दर बढ़ी है और राज्यों के बीच टीचर और विद्यार्थी का जो अनुपात है उसमें भी काफ़ी अंतर है। साथियों, जहाँ तक ड्रॉप आउट यानी स्टूडेंट्स के स्कूल छोड़ने के मामलों की बात है, तो इसमें सेकेंडरी स्टेज में होने वाली बढ़ोतरी ध्यान देने लायक है। मिडिल स्कूलों में जो ड्रॉप आउट दर 5.2% है, वह सेकेंडरी स्टेज पर आकर 10.9% तक पहुंच जाती है। और जानकारों के मुताबिक इसके पीछे ओबीसी और SC/ST कैटेगरी के स्टूडेंट को दाखिले के डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेसिंग के दौरान और प्री मैट्रिक व पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जैसी सुविधाओं की कमी का हाथ यहाँ हो सकता है। एक और महत्वपूर्ण पहलू जो है टीचर्स और स्टूडेंट का अनुपात यानी PTR का। इस मामले में विभिन्न राज्यों के बीच काफ़ी अंतर देखा गया है। एक तरफ झारखंड, बिहार और पश्चिमी बंगाल जैसे राज्य हैं, जहां सेकेंडरी लेवल पर PTR राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तय मानक यानी 30:1 इसके अनुपात से भी ज़्यादा है। तो दूसरी ओर असम है, ओडिशा और कर्नाटक जैसे राज्य काफ़ी पीछे नज़र आते हैं। और कुल मिलाकर देश में स्कूली शिक्षा को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों का असर दिखता है, लेकिन इस दौरान नई चुनौतियां भी उभर रही हैं जिसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। यूनिवर्सल एजुकेशन के लक्ष्य को ध्यान में रखें तो ड्रॉप आउट के ट्रेंड्स और PTR पर खास ध्यान देने की जरूरत है। साथियों, यहाँ पर केंद्र सरकार ने 1.5 दशक पहले की नो डिटेंशन पॉलिसी को समाप्त करने की जो घोषणा की है, उसका भी आने वाले समय में शिक्षा के स्तर में सुधार आने की संभावना जो है व्यक्त की जा रही है। इस पॉलिसी के तहत 8वीं कक्षा तक किसी बच्चे को फेल नहीं किया जाता था। हालांकि अभी भी 50% राज्यों में नो डिटेंशन पॉलिसी लागू है और तमिलनाडु ने तो केंद्र के फैसले के बाद भी खुलकर कहा है कि वह इस पॉलिसी को जारी रखेगा। ऐसे में इस पॉलिसी के गुण दोष परखने का मौका आगे भी मिलता रहेगा। साथ ही इस सवाल पर भी पुनर्विचार करने की गुंजाइश बनी रहेगी। समस्या यह हुई कि इस पॉलिसी को लागू किए जाने के बाद फीडबैक जो आया है वह पॉजिटिव नहीं आया और यह शिकायत आम थी कि बच्चों और अभिभावकों में पढ़ाई के प्रति जो है दिलचस्पी कम होती जा रही है। यह मसला राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 से जुड़ा है, जिसकी धारा 16 में यह प्रावधान किया गया था कि स्कूलों में 8वीं क्लास तक किसी भी बच्चे को किसी परीक्षा में फेल नहीं घोषित किया जाएगा और न ही उसका अगली क्लास में उसको जाने से रोका जा सकेगा। इसके पीछे की सोच यह थी कि सभी बच्चों के लिए कम से कम 8वीं क्लास तक की पढ़ाई जो है सुनिश्चित की जाए। यह देखा गया था कि आर्थिक और सामाजिक तौर पर पिछड़े परिवारों के बच्चों में फेल होने की वजह से ड्रॉप आउट जो है बढ़ जाता है और अक्सर पढ़ाई में कमजोर ऐसे बच्चों के बारे में यह धारणा बन जाती है कि यह पढ़ने वाला बच्चा नहीं है, लिहाजा उन्हें दूसरे काम में लगाने का भाव परिवार में भी जोर पकड़ने लगता है और वे पढ़ाई से वंचित कर दिए जाते हैं। एक प्रकार से बाल श्रम जो है इससे प्रोत्साहित होता है। साथियों, आज़ादी प्राप्ति के इन 75 वर्षों में यानी अमृत काल में भारत ने 2047 तक देश को विकसित भारत करने का संकल्प बनाया है
और इसलिए सामाजिक, सांस्कृतिक और जीवन की गुणवत्ता की दृष्टि से देश की सामर्थ्य में अभिवृद्धि हो और वह विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आए तो यहाँ पर शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान होगा। विकास के पहिए की धुरी जो है शिक्षा होती है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन हम देख रहे हैं कि पेपर लीक की घटनाएं हैं, शोध में चोरी, प्लेगरिज्म का चलन भी बढ़ रहा है। आज जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में प्रथम हो चुका है, पर अभी भी हम देखते हैं कि संसाधन सीमित हैं। शैक्षिक नेटवर्क और आधारभूत संरचना को बढ़ाने की आवश्यकता है। विश्व में युवा देश के रूप में भारत से आशा बनती है, परंतु इस युवा शक्ति को नियोजित करना भी जरूरी है। और विश्व गुरु बनने की उत्कट इच्छा व्यक्त की जाती है, लेकिन युवा वर्ग को सभ्य, सुशिक्षित और दक्ष बनाकर ही हम आगे बढ़ सकेंगे, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। इसके लिए शिक्षा को देशकाल के अनुकूल और एक नैतिक और मानवीय उपक्रम बनाकर ही यह किया जा सकता है। यहाँ हम यह भी नहीं भूल सकते कि हाल के वर्षों में अलग अलग राज्यों में शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता लाने के प्रयास किए जाते रहे हैं, लेकिन अभी जॉब्स मार्केट की लगातार बदलती जरूरत और शैक्षिक ढांचे में कराई जा रही तैयारियों के बीच का गैप बताता है कि अभी इस मोर्चे पर, या कहें कि इस दिशा में बहुत कुछ किया जाना बाकी है। इसलिए नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 से बहुत अपेक्षाएं हैं, क्योंकि उसमें भारत की शिक्षा प्रणाली में कई बदलाव किए गए हैं और जिसका मकसद जो है शिक्षा को ज़्यादा समावेशी, प्रभावी और बेहतर बनाना है। इस नीति के तहत जो है छात्रों के समग्र विकास पर भी जोर दिया गया है। तो उम्मीद करें कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाएगी। एक क्रांतिकारी बदलाव इस पॉलिसी के तहत होगा, ऐसी हमें उम्मीद है। तो साथियों, यही आज का मेरा मुद्दा था जो मैंने आपके साथ शेयर किया, बांटा। आप अपनी टिप्पणी अवश्य दें, पसंद नापसंद मैं स्वागत करता हूं हमेशा। और यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा जो भी सामग्री प्रस्तुत करता हूँ आपके समक्ष। और कुछ किताबें मेरी बाजार में उपलब्ध हैं जिनका लिंक मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन के साथ। यदि समय मिले, अध्ययन करना चाहें तो कीजिएगा, लाभान्वित होंगे, ऐसी मुझे पूरी आशा है। और मिलता हूँ फिर किसी नए ज्वलंत मुद्दे पर। तब तक आप सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न चित्त रहिए, लेकिन मेरे आने वाले ज्वलंत मुद्दे का अवश्य बेसब्री से इंतजार करते रहिए। तो पुनः एक बार नमस्कार।